warm welcome in the world of imagination. This is पूजा शर्मा. इसके पहले एक वीडियो हमारे चैनल पे है जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है, जिसमें हम लोगों ने बात की थी स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम के बारे में और हमारा अप्रोच कैसे होगा हमारे ग्रामर सेक्शन को देखने को. इस वीडियो में ये हमारा पहला वीडियो होगा जो सेंटेंस से स्टार्ट होगा. इसके पहले हम बात कर लेते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लास्ट टाइम पर हमारा छूट गया था. मैंने मेंशन किया था बट उसके बारे में बात करना भूल गए थे कि वाई इंग्लिश सीम्स वेरी वियर्ड टू अस. इंग्लिश इतनी वियर्ड क्यों लगती है. तो सबसे दो मेजर रीज़न के बारे में बात करेंगे. सबसे पहली बात जो वाइट मैन बर्डन जैसी थेरीज हैं कि इंग्लैंड का ये मानना था या उसने पूरे दुनिया में फैला के रखा था कि हमारे वाइट मैन पे बर्डन है कि हम पूरी दुनिया को सिविलाइज करेंगे. बट इन रियलिटी वो एक ट्राइबल एरिया था. सो इन द बिगनिंग इंग्लैंड का अगर आप लोगों ने मैप देखा होगा तो ये एक आइलैंड है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है. और बिगनिंग में जब हमारा सिविलाइजेशन नॉट सिविलाइजेशन उसके पहले जो हमारे आपने देखा था हम ग्रुप के बारे में बात किया था हम लोगों ने इंट्रो में. तो जब वो ग्रुप बन रहे थे तो सबसे बिगनिंग में हमें बहुत छुटपुट अलग अलग जगहों पे ट्राइबल एरियाज दिखते थे. तो इंग्लैंड भी एक ऐसा ही ट्राइबल एरिया था जिसमें बहुत सारे इन्वेजन बहुत सारे अटैक हुए फ्रांस के ग्रीक के और इसके अटैक के बाद यहाँ पे मर्जर हुआ कल्चर का. जब कल्चर कहीं मर्ज करता है तो उसके रहन सहन बातचीत ये सब चीज़ें उस पर इम्पैक्ट डालता है. तो इंग्लिश इटसेल्फ नॉट अ लैंग्वेज रादर इज अ मर्जर ऑफ मेनी लैंग्वेजेस. तो ये जो अलग अलग लैंग्वेज का इम्पैक्ट पड़ा है उन वर्ड्स का इम्पैक्ट पड़ा है टोन्स का इम्पैक्ट पड़ा है उसके वजह से इसमें आपको इतनी वेरिएशन देखने को मिलती है. साउंड में फॉर्मेशन ऑफ स्पेलिंग में इतने सारे एक्सेप्शंस इसी वजह से हैं क्योंकि अपने आप में ही लैंग्वेज नहीं थी, वो साइंटिफिकली डेवलप नहीं की गई थी. रादर उसके बहुत सारे मर्जर्स की वजह से इसमें इतने वेरिएशन है. तो पहली बात तो ये हो गई. और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात थी कि जो इंग्लिश में हम देखते हैं कि जिसे वॉवल या इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन वॉल बोला जाता है बट इट्स ओके हम वॉवल बोलते आए हैं. तो जिससे भी आप आप उस वैसा प्रोनाउंस करें. तो ये 5 वॉवल्स ही हैं हमारे पास. और जिस तरह हिंदी में हमारे पास व्यंजन और स्वर होते हैं और हर व्यंजन को प्रोनाउंस करने के लिए हमें स्वर की मदद चाहिए होती है. द सेम थिंग इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज. हमें भी यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स को प्रोनाउंस करने के लिए वॉल्स या वॉवल की जरूरत पड़ती है. बट ये दीज आर 5 इन नंबर और इतने कम नंबर में होने की वजह से इसमें हर एक वॉल्स के बहुत सारे साउंड्स हैं. मोर देन 4 to 5 साउंड्स हर जगह आपको देखने को मिलेंगे उस और कई जगह उससे भी ज़्यादा है. तो और इतने सारे वेरिएशन इतने सारे रूल्स रखते हैं दैट्स मेक्स इंग्लिश लैंग्वेज वेरी वियर्ड. बट गुड थिंग कि इसके भी बहुत सारे क्लासेस अवेलेबल होंगी जल्दी ही जिसमें इसको किस तरह से टैकल करना है. जैसे हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बात की थी कि एक इस विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल बुक यू कैन लर्न 70% ऑफ इंग्लिश एक्सप्रेशंस एंड एवरीथिंग. सो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि ये रीज़न रहे वियर्ड होने के. अब हम समझ में आया कि आपको इतने एक्सेप्शंस भी देखने को मिलते हैं. अब चलते हैं हम अपने मेजर टॉपिक जो हमारा ग्रामर का टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं. तो शुरुआत यहाँ पे हमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं 26 अल्फ़ाबेट्स. और वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक वी डू व्हेन वी आर लर्निंग इंग्लिश कि हमें सिखाया जाता है A for apple, B for ball, C for cat, but it's not a A for apple. Rather, it's a A for apple. B for ball. ये जो ये साउंड्स हैं दैट इज कॉल्ड फोनिक्स. और ये वेरिएशन करते हैं टाइम टू टाइम. इसमें आपको वेरिएशन टाइम टू टाइम. तो हम बात कर रहे थे देखिए somebody is ओके चलिए हम कंटिन्यू करते हैं. मे भी थोड़ा सा वॉइस का इशू हो सकता है बट चलिए हम बात कर रहे थे वेरिएशन और साउंड्स की. हम बात करते हैं फोनिक्स की. तो फोनिक्स इज रिक्वायर्ड टू लर्न और रीड इंग्लिश लैंग्वेज. ये हो गया. अब A to Z हो गया फोनिक्स हो गया. अब हम बात करते हैं यहाँ से ये जो छोटे छोटे अल्फ़ाबेट्स हैं वो आपस में मिलके वर्ड्स को बनाते हैं. हर वर्ड की अपनी मीनिंग होती है
और जैसे जैसे ये वर्ड आपस में अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जुड़ते हैं तो दैट्स मेक अ सेंटेंस। जब भी सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है वो अपने आप में एक मीनिंग कन्वे करता है। तो हाँ, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, चलिए हम बात करते हैं सेंटेंस की। ये हो सो वर्ड अल्फाबेट से बनेगा वर्ड से बनेंगे सेंटेंस का मीनिंग कन्वे करने के हर सेंटेंस का अपना एक मीनिंग होगा। और मजेदार बात है कि सिंगल वर्ड जब अपना प्लेस चेंज करेंगे अपने किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के साथ जब सेंटेंस में आएंगे तो वो अपना मीनिंग चेंज कर लेंगे। तो बस इसी का खेल है जो जिसको हमें ग्रामर में देखना है, पढ़ना है, सीखना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेंटेंस से। चलिए, सेंटेंस में बेसिकली अभी हम लोगों ने बात कर ली, सेंटेंस आर नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट्स कन्वे अ मीनिंग। और हम लोगों ने बात किया था क्यों जरूरत है, कन्वर्सेशन के बाद हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में किया था कि हमें एक दूसरे से बात करने के लिए जितनी ज़्यादा क्लियरिटी हमारे दिमाग में होगी, एक स्ट्रक्चर प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा और द सेम स्ट्रक्चर इज इन योर माइंड, अगर अच्छा सेम स्ट्रक्चर आपके माइंड में होगा तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मैसेज को कन्वे कर सकेगा। ठीक है, सो ये सेंटेंस और तो इसी के लिए हमें फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है सेंटेंस की। यहाँ पे देयर इज 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस। चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं कि कितने तरह के सेंटेंस हमें देखने को मिलते हैं। कम्युनिकेशन में किस तरह का कम्युनिकेशन कर रहे होंगे, या तो हम कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे, या हम किसी तरह का डिक्लेरेशन कर रहे होंगे, या फिर हम लोग एक दूसरे से या तो क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, या फिर ऑर्डर दे रहे होंगे, रिक्वेस्ट कर रहे होंगे, या फिर हम कह रहे हैं कुछ हम करेंगे कुछ नहीं करेंगे। तो एवरीथिंग इज द पार्ट ऑफ सेंटेंसेस। इसी को बस हम लोगों ने डिफरेंट नाम दे दिया गया है। और प्लीज नेवर बिलीव ऑन शेक्सपियर्स वर्ड्स कि व्हाट इज इन द नेम, कि नाम में क्या रखा है, बल्कि बहुत कुछ रखा है। एक नाम अपने आप में बहुत कुछ बताता है। एक जो भी आप यहाँ नाम पढ़ोगे उसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है। सो जो पहला हमने इस तरह का सेंटेंस देखेंगे वो है, यहाँ पे आप टाइप ऑफ सेंटेंस देख रहे हो। पहला है असर्टिव सेंटेंस। तो फोकस आज नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ये है ये भी आ गए से मम्मी इसे हम कैरी ऑन करें, थोड़ा सा करके आवाज़, थोड़ी सी आवाज़ धीमी करेंगे, थोड़ी देर की आवाज़ कैसे धीमी चल रहा है। हाँ, फिर हम बात कर रहे थे 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस की। देयर इज अ मेजर 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंस, ये है हमारा असर्टिव सेंटेंस। सेकेंड है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिससे हम लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे। थर्ड है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंसेस एंड ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तो चलिए वन बाय वन हम देख लेते हैं कि इसमें क्या है। देखते हैं असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। असर्टिव सेंटेंस को ही डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। इसमें डिक्लेरेशन कर रहे होते हैं। आप लोगों ने छोटे हुए तो एक ऐड देखा होगा ना, मैं घर छोड़कर, यहाँ मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। तो ये छोटा बच्चा क्या बोलता है कि मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। तो यहाँ वो क्या कर रहा है, डिक्लेयर कर रहा है। तो उसके बाद उसके बूढ़े से अंकल जी रहते हैं, वो बोलते हैं अच्छा तुम जा रही हो लेकिन घर में तो जलेबी बनी है। तो ऐसा करके वो ऐड है। वैसे इसमें जब बच्चा डिक्लेयर कर रहा होता है कि मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, तो इट्स अ पार्ट ऑफ असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसके साथ ही अगर आप जनरली कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, फॉर एग्जांपल इंडिया विन्स द मैच, और डिक्लेयर और किसी तरह का इन्फॉर्मेशन, आई एम बिकम अ टीचर, माय कोको डिस्टर्बिंग मी, तो ये सारे जितने भी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो दैट इज पार्ट ऑफ असर्टिव सेंटेंस। जब भी हम कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या डिक्लेरेशन दे रहे हो तो वो असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। अब इसमें 2 तरह के असर्टिव सेंटेंस होते हैं, एक है पॉजिटिव और है दूसरा होगा नेगेटिव। तो नेगेटिव वाला बोला नेगेटिव नहीं है कि हमारा कि नेगेटिव मत सोचो, रादर जिस भी चीज़ में नेवर, नॉट या इस तरह के नेगेटिव वर्ड्स को यूज़ किया जाएगा वो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। ओके, नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस। जैसे
मैंने कहा कि मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, nobody loves me, I'm going to leave the home. अब instead of saying this, अगर मैं ये कहूँ कि I'm not going to leave, I'm not going to leave the home, तो not वर्ड जैसे ही आएगा तो ये भी एक डिक्लेरेशन है, बट इसमें not लगा हुआ है. या I'm not a teacher, और you can say I'm not a guide, I'm not an officer. अगर आप ऐसा कुछ बोल रहे हो जहाँ पे not लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस हो गया. गॉट दिस पॉइंट? इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हो, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब की रिक्वायर्ड होगी तो हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद मेन आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा. अब ऐसा स्ट्रक्चर क्यों रखा गया है? जब हम सेंटेंस पढ़ रहे होंगे तो सबसे पहले अगर हम ये मिल गया, ये है हमारा वर्ब. किसी भी चीज़ से ये वर्ब होगा, जो भी किसी भी सेंटेंस में कोई काम होगा, दैट इज द वर्ब. उस वर्ब को करने वाला कोई जो पर्सन होगा या जो वो नाउन और प्रोनाउन हो सकता है, वो होगा सब्जेक्ट हमारा. ये हम उसको डिस्कस कर रहे होंगे आगे. और अगर उसके रिक्वायरमेंट होगी हेल्पिंग वर्ब की, जो हम लोग वर्ब के सेक्शन में कर रहे होंगे, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा या रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस आएगा. नाउ नेक्स्ट है हमारा, और अगर जो इसका नेगेटिव जो सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद नेगेटिव वर्ड आएगा और उसके बाद वर्ब आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा. इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. सबसे पहले आप देखोगे आई एम रीडिंग द अल्केमिस्ट, वन ऑफ माई फेवरेट नॉवल. ये एक नॉवल का नाम है. सो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये क्या है, आई क्या है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है. एक स्ट्रक्चर सबसे पहला हम लोगों ने इंग्लिश में क्या पहले रखते हैं, सब्जेक्ट जो वो कर रहा है, फिर वो जो भी काम कर रहा है उसे रखेंगे. अगर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, हम बात कर रहे हैं ना क्यों ऐसा रखा गया है, और अगर हेल्पिंग वर्ब से पूछेंगे यहाँ क्यों रखा, तो वो कुछ बताने के लिए आ रहा है कि कोई काम चल रहा है, जो हम लोगों ने टेंस में पढ़ेंगे, कोई काम हो चुका था, हो रहा है. ये क्लियरिटी के लिए उसके बीच में हेल्पिंग वर्ब रखा जाएगा. ठीक, उसके बाद एक्शन आ जाएगा, उसके बाद रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट आ जाएगा, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस आ जाएगा. गॉट दिस पॉइंट? यहाँ पे हम देखते हैं इसमें आई जो हो गया हमारा सब्जेक्ट, एम देख रहे हो, ये आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब. लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट. ये रीडिंग हो गया हमारा वर्ब, एम हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, एल्केमिस्ट हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव का पार्ट. ठीक, ऐसा ही नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. आई लाइक प्रियंका चोपड़ा स्पीच, तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट हो गया, लाइक हो गया अगेन वर्ब हो गया, प्रियंका चोपड़ा स्पीच ये हो गया ऑब्जेक्टिव का पार्ट हो गया. ऑब्जेक्टिव का पार्ट को जब हम ऑब्जेक्टिव तोड़ रहे होंगे, एक पार्ट को तोड़ रहे होंगे, तब हम समझेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं. अभी आप इतना समझिए. नेक्स्ट है हमारा आई डोंट लाइक. यहाँ पे आप देखिए, आई के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डोंट, यहाँ पे नेगेटिव वर्ड लगा हुआ है डू नॉट, उसके बाद लाइक नेगेटिव पीपल. तो ये हो गया हमारा असर्टिव सेंटेंस. बात करते हैं हम अपने अनदर सेंटेंस की, दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस. तो अगेन या तो हमने हम किया तो डिक्लेरेशन या इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे या फिर हम क्वेश्चन पूछ रहे होंगे. इसके लिए हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी करेक्शन करने के लिए आएगा तो याद रखिएगा कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि नहीं. ये दो तरह के हो सकते हैं. ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कि आपने या तो डायरेक्ट हो सकता है, ये इनडायरेक्ट सेंटेंस हो इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो सकते हैं. डायरेक्ट क्या होते हैं, जिसमें आपको यस नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं. यानी जिसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहा होगा तो आप उसका आंसर यस और नो में दे सकते हैं. जैसे आप लंच, तो ये आई हंग्री या डू यू हैव योर लंच, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप या तो यस कह सकते हो या नो कर सकते हो. तो इसलिए से यस नो टाइप क्वेश्चन भी कह सकते हैं. और डायरेक्ट इसलिए बोलते हैं कि आप डायरेक्ट इसका आंसर कर सकते हो यस और या नो से. ठीक है. सेकेंड है इनडायरेक्ट क्वेश्चन, जिसमें आप घुमाकर पूछ सकते हैं. तो इसका एक एग्जांपल आप लोगों ने मूवी देखा होगा ना, संजय दत्त की
मुन्ना भाई MBBS, उसमें वो पूछता है ना कि क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो कहता नहीं। तो यहाँ पे ये वैसे इनडायरेक्ट का नहीं है एग्जाम्पल, बट ये इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप इसको ऐसा कोई जो क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें सामने वालों को जद्दोजहद करके डिटेल में आंसर देना होता है, तो दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें फॉर एग्जाम्पल इसमें व्हाट इज योर नेम, यहाँ मैंने इसको अलग से बटरफ्लाई जोड़ दिया है, बट यहाँ से ये स्टार्ट है बटरफ्लाई वेयर आर यू गोइंग, तो यहाँ पे अपने वेयर आर यू गोइंग कह रहे हैं, तो इसमें आप ये यस और नो तो नहीं कह सकती, वो बताएगी कि कहाँ जा रही है। तो ये रहा हमारा इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें दो चीजें ध्यान रखिएगा, जो डायरेक्ट होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से ज्यादातर शुरू होते हैं, जैसे आर यू, यहाँ पे आप देख रहे हो आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये वर्ब वाले में बात कर रहे होंगे, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, बी हैव, ये सब क्या टाइप हैं, इस सब के बारे में वहाँ बात कर रहे हैं। मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, उसमें ऑक्सिलरी क्या है, मॉडल वर्ब्स क्या है। इसमें आप यहाँ समझिए कि एक हेल्पिंग वर्ब है आर यू हैंग्री, तो इसमें जब हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रख दिया जाता है जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, और जबकि WH जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं उसमें WH के साथ पहले WH रखते हैं। WH वर्ड्स क्या होते हैं, ये W से शुरू होने वाले क्वेश्चन वर्ड, जैसे हु, हुज, whom, ये सब W से होते हैं, और H से जो होते हैं जैसे हाउ, ये सारे जो होते हैं ये H से स्टार्ट होते हैं। दैट इज व्हाई दीस वर्ड्स आर कॉल्ड WH क्वेश्चन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड रखेंगे, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद अदर थिंग्स आएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, ये WH, ये गया WH, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये नॉर्मली सभी को पता होता है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर होता है जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट, ये जब दोनों का मिक्सचर आ जाता है, यानी अब WH का भी और क्वेश्चन वर्ड एक साथ आ जाते हैं, तब हमें से स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज आता है। वो क्या है, when yes or no and WH questions are comes together, so जिसमें एग्जाम्पल है may I know what you want to say, तो इसमें आप देख रहे हो कि may I know से स्टार्ट हुआ वर्ड है, ये एक मॉडल वर्ब है जो कि एक हेल्पिंग वर्ब का ही पार्ट है। ठीक है, तो इसमें may I know से स्टार्ट हुआ है, और यहाँ पे WH क्वेश्चन आप बीच में देख रहे हो what you want to say। इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज क्या करेंगे, जैसे ये एग्जांपल देखिए, वुड यू, नीचे इसलिए मैंने एग्जांपल लिख दिया कि स्टे सेफ आर टाइम, वुड यू टेल मी वेयर आर यू गोइंग, तो यहाँ जनरली जो हम क्वेश्चन बनाते हैं क्वेश्चन वर्ड्स से स्टार्ट होता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड्स होता है, वो W से स्टार्ट होता है, वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, और फिर गोइंग या फिर मेन वर्ब आता है। बस इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे कि वुड यू टेल के बाद, वुड यू टेल मी के बाद, यहाँ के बाद क्वेश्चन के बाद सब्जेक्ट पहले आ जाता है जब इस तरह का सेंटेंस बनेगा, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद हमारा मेन वर्ब आएगा। तो आप ये वाला पार्ट देख रहे हो ना, ये आपको कुछ असर्टिव सेंटेंस की तरह बनाना है। जब दो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस एक साथ जोड़कर आएंगे, तो पहला पार्ट जो होगा हमारा ये स्ट्रक्चर में होगा, जो शुरुआत होगी हेल्पिंग वर्ब से, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा, ये स्ट्रक्चर आएगा। वहीं जो दूसरा पार्ट ऑफ द सेंटेंस होगा वो फॉलो करेगा असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फॉर्म में मेन वर्ब आएगा। होप सो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, और मे बी अगेन वी आर गोइंग टू मेक दिस वीडियो बिकॉज आज डिस्टर्बेंस की वजह से बहुत प्रॉपर तरीके से हम चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही होंगी, कॉन्सेंट्रेट प्रॉपरली। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट या सजेशन होता है। जैसे ये आप देखे होंगे, आप लोगों ने देखा होगा कि होटल्स के बाहर रूम में आपको डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लगा होता है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे जनरली आपको किसी भी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन देखते हैं हम एक सेंटेंस में, बट इम्पेरेटिव सेंटेंस में समटाइम्स यू छिपा होता है।
इट्स नॉट नेसेसरी टू से यू डू नॉट डिस्टर्ब। यहाँ पे वर्ड से स्टार्ट हो रहा है और उसके साथ नेगेटिव वर्ड लगा हुआ है और उसके साथ वर्ब लगा हुआ है, ठीक है। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग चीजें भी आ सकती हैं। इसके और एग्जांपल्स आप देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल्स ऐड ऑन करना था बट सो ओके, ये दो देख लीजिए। डू नॉट डिस्टर्ब होगा, डू नॉट इंटर, डू नॉट डिस्टर्ब, डोंट मेक अ नॉइस, ऐसे करके वर्ड्स जो होते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस में या तो आप ऑर्डर दे रहे हो, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, या फिर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि डू यू प्लीज गिव मी द अ कप ऑफ कॉफी, और या सजेशन दे रहे हो डू दिस, इट इज मैंडेटरी फॉर यू, डू दिस राइट नाउ, ऐसे करके आप जो सजेशन दे रहे हो, दिस आर द पार्ट ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट हमारा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये बहुत ही ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट्स होता है ये मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। इसमें हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं इमोशंस। लेट्स रीड इट फर्स्ट। एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड एक्साइटमेंट एंड इन विथ एन एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। फॉर एग्जाम्पल, वो दैट्स अमेजिंग, तो खुश होकर नहीं बोलते वो व्हाट अ लवली मूवी, तो वैसे ही इस वर्ड्स में व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, तो इसमें आप देख रहे हो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स से ये शो कर रहा है कि ये इमोशंस को शो कर रहा है, आपके एक्साइटमेंट को। आई कांट बिलीव इट, ये भी आपको इसके साथ ही देखोगे आप लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है, तो इट शोज अ स्ट्रॉन्ग इमोशंस की मैं किसी बात पे बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ। हाउ वंडरफुल, ओह नो, यस व्हाट अ टेरिबल मूवी, हैप्पी बर्थडे माय फ्रेंड, You did such a wonderful job. वो I can't believe we won. तो इस तरह के वर्ड्स आप देखोगे, इसमें ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जाएंगे जो आपको एक्साइटमेंट को शो करेंगे, एट द सेम टाइम आपको यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क्स को लगाना है। करेक्शन वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें यहीं पर गलत करता है कि एक्सक्लेमेटरी मार्क्स नहीं होते हैं वहाँ पर। उसके बाद आ जाता है आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। इसमें है एक्सप्रेस अ विश, ब्लेसिंग, प्रेयर। Here are the few examples. May you have a wonderful day. जब यहाँ पे आप किसी को ब्लेसिंग दे रहे हो या किसी के लिए प्रेयर कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। इसके एग्जांपल देखिए, जैसे मे यू हैव अ वंडरफुल डे। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, किसी को विश कर रहे हो या फिर या काइंड ऑफ से या काइंड ऑफ विश कर रहे हो। नेक्स्ट है हेयर आर सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। यहाँ पे आप देख सकते हो, मे योर ड्रीम कम्स ट्रू, विश यू अ डे फिल्ड विद अ जॉय एंड लाफ्टर, मे यू फाइंड अ सक्सेस इन ऑल योर फ्यूचर एंड्योरेंस। तो यहाँ पर आप उसको एक काइंड ऑफ विश कर रहे हो, आप प्रेयर कर रहे हो कि इन फ्यूचर आपके साथ इस तरह की चीज़ें हो। तो दिस आर द maybe right now I need to be in this video right now because again I'm telling you I'm not able to focus properly, so that's why my video is completely going to be useless if I are not study properly. So let's stop it here. We'll do the same video again, same topic again. Till then take care, bye bye, मिलते हैं next video में।